क्या हाल है फिलोडाविस्ट्स। स्वागत है आपका बियॉन्ड द टाइमस्केप के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम फाइनली उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। शू चिंग, सेवन ब्लड आइज और सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के बीच का आखिरी फैसला आज होने वाला है। पॉलिटिक्स, पावर और रिवेंज, आज के चैप्टर्स में सब कुछ है। अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, लेकिन अगर आप तैयार हैं इस एपिक फिनाले के लिए तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कहानी में। शू चिंग उस फीनिक्स के फॉरबिडन जंगल के घने पेड़ों के बीच से तेजी से गुजर रहा था। हर एक कदम के साथ उसके शरीर में दर्द की ऐसी लहरें उठ रही थीं जो उसके सर से लेकर पांव तक जिस्म के हर एक हिस्से को तोड़ रही थीं। वो टैबू पॉइजन पिल का असर अभी भी उसके अंदर डिके पैदा कर रहा था, धीरे धीरे उसे अंदर से खा रहा था। हालांकि जब उसने पहली बार विश बॉक्स खोला था तब के मुकाबले अब उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उस खूनी दुनिया में पॉइजन के साथ इतना लंबा वक्त बिताने ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। ऊपर से पुरानी चोटें जो उसे पहले लगी थीं, वो इस वक्त बिल्कुल उस दिए की तरह महसूस कर रहा था जिसका तेल बस खत्म होने ही वाला हो और लौ बुझने के कगार पर हो। शुक्र है कि एक और लाइफ लैंप मिलने से अब उसके पास 6 फ्लेम पावर थी। इस नई ताकत ने उसे कमाल की स्पीड दी थी जो हैरान करने वाली थी। इतनी चोटों के बावजूद वो आग की लपटों में घिरा हुआ था जिससे आसपास रोशनी फैल रही थी। जंगल के गहरे अंधेरे में वो एक लिविंग टॉर्च की तरह दौड़ता हुआ दिख रहा था। तभी जमीन पर फैली उसकी लंबी परछाई में अचानक आंखें खुल गईं। वो परछाई आगे की तरफ खिंची हुई थी और बड़े ध्यान से, कुछ जिज्ञासा के साथ शू चिंग को देख रही थी। उसी पल शू चिंग के अंदर से एक वायलेट विल का धमाका हुआ और उसने उस शैडो को बुरी तरह नीचे दबा दिया। शैडो दर्द से चीखी और तुरंत माफी मांगने के अंदाज में सिमट गई, जैसे दिखाना चाहती हो कि वो कितनी वफादार है। शू चिंग ने ठंडे और गंभीर आवाज में कहा, मैं घायल जरूर हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अभी भी मौत की नींद सुला सकता हूं। वैसे लड़ाई में जो तुमने मदद की उस क्रेडिट को संभाल कर रखना। शैडो ने फौरन गुलामी का दिखावा करते हुए अपनी फ्लक्चुएशंस भेजी। सच तो यह था कि शू चिंग की इतनी खराब हालत देखकर उसके मन में कुछ बुरे और खतरनाक ख्याल आए थे, लेकिन डर अभी भी उस पर हावी था। इसी डर की वजह से जब मास्टर शेंग यून के साथ लड़ाई हो रही थी तो उसने दुश्मन के धर्मा अपर्चर को कवर करने के ऑर्डर को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की थी, ना ही लड़ाई बिगाड़ने की कोशिश की थी। ये उसका असली नेचर नहीं था, बल्कि शू चिंग का खौफ था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। डर ही वो जरिया था जिससे शू चिंग शैडो को कंट्रोल करता था, और अभी जो क्यूरियोसिटी शैडो ने दिखाई थी उसके पीछे छुपी हुई बुराई को शू चिंग ने पहचान लिया था। शैडो को अंदाजा भी नहीं था कि शू चिंग इतनी चोटों के बाद भी इतना चौकन्ना होगा। इसके विपरीत मास्टर गोल्डन वज्रा वॉरियर हालात को बेहतर समझता था। वो पूरी वफादारी का चेहरा लिए चुपचाप पीछे लगा रहा। शू चिंग ने यह नोट किया और हल्का सा सर हिलाया। फिर उसने शैडो को ऑर्डर दिया कि वो उसके दोनों लाइफ लैंप्स को कवर कर ले। साथ ही साथ उसने खुद अपने आसपास की आग बुझा दी ताकि अंधेरे में घुल सके। शू चिंग का चेहरा उतरा हुआ था और आंखें उदास थीं। वो 3 दुश्मन अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे, बिल्कुल लॉक किए निशाने की तरह। अगर उसके पास 6 फ्लेम की स्पीड ना होती तो वो लोग अब तक उसे पकड़ चुके होते। अगर मैं अपनी पूरी ताकत में होता तो मैं उनसे लड़ने के बारे में सोच सकता था। शू चिंग ने रुककर खुद को नीचे देखा। कमजोरी और चक्कर की लहरें उसके दिमाग को घुमाने लगी थीं। उसने अपनी जीभ के किनारे को जोर से काटा ताकि उस दर्द से दिमाग थोड़ा साफ हो जाए और नींद उड़े। फिर वो दोबारा चलने लगा। मास्टर शेंग यून पर उसने अपने सारे पॉइजन्स इस्तेमाल कर दिए थे। उसने कुछ भी बचाकर नहीं रखा था, यहां तक कि अपने बीटल्स भी नहीं। अब सिर्फ वो बीटल्स बचे थे जो इमॉर्टल आइस को खाने के बाद गहरी नींद में सो गए थे। सुबह होने में अभी काफी वक्त था। रास्ता लंबा था। भागते हुए वो बार बार अपनी जीभ काटता रहा ताकि होश में रहे। मुझे कोई तरीका सोचना होगा इन 3 डाउ प्रोटेक्टर्स को झटका देने का और इस फीनिक्स के फॉरबिडन इलाके से निकलने का। पता नहीं 7 ब्लड आइज इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचेगा। आगे का फैसला करने से पहले मुझे हालात का जायजा लेना होगा। मैं जरा सोचता हूं कि शायद अभी इस जंगल से निकलना सही आइडिया नहीं है। क्या मुझे यहीं कहीं सेटल होने के बारे में सोचना चाहिए? हालांकि ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन क्योंकि उसे एक और लाइफ लैंप मिल चुका था इसलिए उसकी आंखों में एक जुनून भरी चमक थी। इस जालिम और अफरा तफरी वाली दुनिया में जिंदा रहने के लिए लड़ना ही पड़ता है। यह नतीजा निकालने के बाद कि यही सबसे बेहतर रास्ता है, उसने अपनी दिशा बदली और फीनिक्स के और गहरे हिस्सों की तरफ भागने लगा। भागते हुए उसे वो आवाज याद आई जो मुसीबत के आखिरी पल में सुनाई दी थी। क्या वो 7 कलर्ड सिरामिक लैंप का निशान उस ऑरा के साइड इफेक्ट से मिट गया था, या उस आवाज ने जानबूझकर ऐसा किया था? सोचते हुए शू चिंग की आंखें सिकुड़ गईं। किसी वजह से उसे ये मानने में मुश्किल हो रही थी कि यह बस एक इत्तेफाक था। नहीं, ये जानबूझकर किया गया लगता था।
लेकिन क्यों? वो धीरे से बड़बड़ाया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस वो तेजी से भागता रहा और बीच बीच में हाथ बढ़ाकर रास्ते में मिलने वाली अलग अलग जड़ी बूटियां तोड़कर कच्ची खाता रहा। जब भी उसे कोई फायदेमंद पौधा दिखता वो यही करता। बदकिस्मती से बिना सही तरीके से बनाए इनका असर उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर था। अपने बैग ऑफ होल्डिंग में देखा तो पाया कि कुछ ब्लैक बोलसेस बचे थे। रात में जब म्यूटेजन सबसे ज्यादा होता है तब ब्लैक बोलसेस का इस्तेमाल करना सबसे सही रहेगा। खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरा सांस लिया। कुछ हिसाब लगाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में 5 दिन लगेंगे। 5 दिन, लेकिन सॉरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट जरूर कुछ न कुछ करेगा। सच तो यह है कि मेरे पास 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं है। मुझे उनसे पहले इन 3 डाव प्रोटेक्टर्स को अपने पीछे से हटाना होगा। वो एक पास के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और हवा का रुख चेक किया। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, टैबू पॉइजन पिल का इस्तेमाल करना। अपनी चोटों की हालत दोबारा देखने के बाद उसने एक आह भरी, साथ ही उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आई। उसने विश बॉक्स निकाला और तैयार हो गया उसे खोलने के लिए, ताकि हवा के साथ उसका ऑरा दुश्मनों तक पहुंच सके। जंगल में थोड़ा पीछे मास्टर शेंग यून के 3 डाव प्रोटेक्टर गुस्से भरे चेहरों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन सब के दिमाग में बस शू चिंग को मारने का ख्याल था। आखिरकार पेट्रियार्क सॉरिंग क्लाउड ने साफ कह दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन सब की मौत पक्की है। वो अंदर तक हिले हुए थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर शेंग यून को शू चिंग ने हरा दिया और उनका लाइफ लैंप छीन लिया। इसलिए वो पीछा करते वक्त बहुत सावधान थे। उन सब ने अपने डिफेंसिव मैजिकल डिवाइसेस तैयार रखे थे और हवा की टेक्निक यूज करके आसपास का इलाका स्कैन कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गए और आपस में बात करने लगे। ये लड़का पॉइजन यूज करने में माहिर है, हमें होशियार रहना होगा। सही कहा, वो जरूर गंदे तरीके से लड़ेगा, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो बेवकूफ नहीं थे। शू चिंग घायल जरूर था, लेकिन उसने मास्टर शेंग यून को लगभग मार ही डाला था। ये देखते हुए उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। शू चिंग को महसूस हुआ कि वो लोग अचानक रुक गए हैं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। अगर वो तीनों अलग हो गए तो उसका प्लान था कि किसी एक पर अचानक हमला करे और उसे खत्म कर दे, भले ही इस कोशिश में उसे खुद चोट लग जाए। अगर वो अलग नहीं हुए तो वो टैबू पॉइजन पिल के ऑरा का इस्तेमाल करेगा, भले ही वो हवा की तकनीक से ऑरा को हटा दें, लेकिन अगर उनसे जरा सी भी गलती हुई तो नतीजा शू चिंग के हक में होगा। दोनों ही सूरत में वो कुछ करने के लिए तैयार था। अपने हाथों को देखा तो पाया कि हड्डियों पर धीरे धीरे मांस वापस आ रहा था। वो क्राउच पोजीशन में झुका और फिर बिजली की तेजी से हरकत में आ गया। आखिरकार जब आसमान में हल्की रोशनी आना शुरू हुई तो उन 3 गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स में से एक ने अचानक चौंक कर अपने साथी को देखा। उसके साथी के चेहरे पर सड़ा हुआ मांस दिख रहा था। तुम्हारा चेहरा, उसने हैरानी से कहा और डरते हुए अपने चेहरे को छूकर चेक कर लिया कि कहीं पॉइजन उस पर तो नहीं लगा। जब कुछ नहीं मिला तो उसने चैन की सांस ली। लानत है, जिस डाउ प्रोटेक्टर को इन्फेक्शन हुआ था वो चिल्लाया। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने जल्दी से पॉइजन को दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे वही करना पड़ा जो मास्टर शेन्युन ने किया था। कुछ दवाइयां निकालकर खानी पड़ी जो लाइफ फोर्स को बढ़ाती थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो बोला। ये बहुत ही जिद्दी और खतरनाक पॉइजन है, इसे रोकना मुश्किल है। हम इतने सावधान थे फिर भी इसके जाल में फंस गए। बाकी दोनों डाव प्रोटेक्टर्स की आंखों में अब दृढ़ता थी। अगर हम होशियार नहीं रहे और वो हमें ऐसे ही पॉइजन देता रहा तो हम वहां हार जाएंगे जहां कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। हमें तेज और जोरदार हमला करना होगा। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने दांत पीसे और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। पहले से 30% ज्यादा तेजी से उड़ते हुए वो रोशनी की 3 किरणों की तरह आगे बढ़े। जब शू चिंग को अंदाजा हुआ कि क्या हो रहा है तो उसकी आंखें ठंडक से चमक उठीं। उसके पास अभी भी एक आखिरी तुरप का इक्का बचा था। वो टैबू पॉइजन पिल को पूरी तरह से स्टिमुलेट कर सकता था, उसे एक बड़े धमाके की तरह खोल सकता था ताकि आसपास सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा करना आसान नहीं था और उसे यकीन भी नहीं था कि वो कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइरिएड स्पिरिट्स और अपने लाइफ लैम्प्स के साथ अगर वो पिल की पूरी ताकत ना भी निकाल पाता तो कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि नतीजा खौफनाक हो। उस तबाही में उसे शक था कि वो 3 परस्यूअर्स जिंदा बच पाएंगे। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? ये एक ऐसा पत्ता था जो शायद उसे खुद भी मार देता, इसलिए वो ये हिसाब लगाने से खुद को रोक नहीं पाया कि जिंदा बचने के चांसेस कितने हैं। हालात मेरे हक में नहीं है।
उसने फिर से अपनी चोटों को चेक किया। उसके हाथ अब लगभग ठीक होने वाले थे। हालांकि वो अभी भी खराब दिख रहे थे, लेकिन कम से कम काम करने लायक थे। भागना पड़ेगा, वो चलने लगा। लेकिन जब वो धीरे हुआ और अचानक रुक गया तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने जंगल में आगे अंधेरे की तरफ देखा। वहां उसे एक परछाई जैसा साया दिखा। एक बूढ़ा आदमी। उसने वायलेट रंग का चौगा पहना हुआ था और हालांकि उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं। वो दिखने में किसी स्कॉलर की तरह लग रहा था। जब वो वहां जंगल में खड़ा था तो आसपास की परछाइयों से बिल्कुल अलग था, बल्कि उसके अंदर से ऐसी लहरें निकल रही थीं जो सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींच रही थीं। उसकी उंगलियों के बीच एक काला गो पीस था जिसके साथ वो खेल रहा था। शू चिंग को देखते हुए उसने उसकी सारी चोटों का जायजा लिया और फिर कहा, पॉइजन अंदर रख दो। शू चिंग ने अपना सिर झुकाया और पॉइजन रख दिया। हालांकि वो अभी भी गार्ड पर था, लेकिन उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि ये इंसान कौन है, और वो जानता था कि उसके पास ऑर्डर मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, 7 ब्लड आइज के 7वें पीक लॉर्ड थे। ये मास्टर 7th थे। विश बॉक्स रखने के बावजूद शू चिंग ने उस पर अपना थोड़ा सा धर्मा फोर्स बनाए रखा, ताकि अगर अचानक खोलना पड़े तो देर ना हो। जब शू चिंग ने पॉइजन रखा, मास्टर 7th धुंधले हुए और फिर अगले ही पल शू चिंग के ठीक पीछे प्रकट हो गए, उसके और उन आते हुए गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स के बीच। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उनके चेहरे के भाव बदल गए और वो वहीं जम गए। सांसें फूल रही थीं। अचानक वो घबरा गए और यहां तक कि थोड़ा पीछे हटने लगे। अगर वो 7 ब्लड आइज में होते तो शायद ऐसे रिएक्ट न करते। वो जानते थे कि 7 ब्लड आइज उनके खिलाफ खुलेआम कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अभी वो एक फॉरबिडन ग्राउंड में थे और उनमें से कोई भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद बीच वाले गोल्ड कोर एक्सपर्ट ने हाथ जोड़े, झुका और कहा, प्रणाम 7th पीक लॉर्ड। इस बच्चे ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इसने हमारे स्वरिंग क्लाउड सॉर्ड सेक्ट के एक चूजन को घायल किया है और हमारा लाइफ लैंप चुराया है। पेट्रियार्क स्वरिंग क्लाउड के ऑर्डर पर हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। कृपया किसी भी परेशानी के लिए हमें माफ करें मास्टर 7th। मास्टर 7th ने उन तीनों को देखा और फिर बस अपना हाथ हिलाया। पलक झपकते ही कहीं से एक भयानक ताकत निकल कर आई, जो एक बड़े से मुंह में बदल गई और 3 डाव प्रोटेक्टर्स की तरफ लपकी। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और वो बड़ा मुंह उन पर टूट पड़ा और उन्हें निगल गया। हड्डियों के टूटने और चबाने की खौफनाक आवाजें उस शांत जंगल में गूंज उठीं। शू चिंग सहर गया और उसने मास्टर 7th की तरफ देखा। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या कहे। मास्टर 7th ने अपने हाथ पीछे बांधे और चलने लगे। क्या घूर रहे हो? चलो यहां से, मुझे एक गो गेम खत्म करना है। शू चिंग का दिमाग अभी भी सुन्न था। वो मास्टर 7th के पीछे पीछे उस घने जंगल से गुजर रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। हालांकि मास्टर 7th ने कहा था कि उन्हें वापस जाकर अपनी गो की गेम खत्म करनी है, पर उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं दिख रही थी। वो बड़े आराम से चल रहे थे, लेकिन उनका हर एक कदम जमीन को जैसे सिकोड़ देता था और बिना किसी मेहनत के वो लंबी दूरी तय कर रहे थे। जाहिर है वो अपने साथ शू चिंग को भी खींच कर ले जा रहे थे। शू चिंग चुपचाप उनके पीछे चल रहा था, पर उसकी आंखों के सामने वही मंजर बार बार आ रहा था। कैसे मास्टर 7th ने बस हाथ हिलाया और सोरिंग क्लाउड स्वर्ड सेक्ट के 3 गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स को मौत की नींद सुला दिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। कुछ देर बाद मास्टर 7th की आवाज आई, ग्रैंड मास्टर बाय वाला मैटर तुमने सही संभाला। मैं बस वही किया जो जरूरी था, शू चिंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सी ज़ॉम्बी वाले हादसे में भी तुम्हारा काम काफी अच्छा था। वो सब तो, शू चिंग थोड़ा हिचकिचाया, वो सब कैप्टन, मेरा मतलब है ग्रैंड हाइनेस ने किया था, और नाइट डव का मिशन भी ठीक रहा। शू चिंग ने अपना सिर झुका लिया। मैंने बस अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन मास्टर संग्युन के साथ लड़ते वक्त तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की। जैसे ही ये शब्द मास्टर 7th के मुंह से निकले, वो दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक टूटे हुए शहर के रूइंस में आ गए। ये वही जगह थी जहां शू चिंग ने मास्टर संग्युन के साथ जानलेवा लड़ाई की थी। शू चिंग चुप रहा। मास्टर 7th की आवाज में हल्की सी नाराजगी थी जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने बिग ब्रदर, सेकंड सिस्टर और थर्ड सीनियर से मदद मांगते। अगर तुम चारों मिलकर उस पर हमला करते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। शू चिंग ने इस बात पर गौर किया
और उसे लगा कि मास्टर सेवेंथ सही कह रहे हैं। उसने हामी में सिर हिलाया। उसकी ये बात मानने की अदा शायद मास्टर सेवेंथ को पसंद आई। वो मुड़े और उनके चेहरे पर तारीफ के भाव साफ दिख रहे थे। थोड़ा पास आओ, मुझे लगा था तुम जमीन और आसमान में किसी से नहीं डरते, फिर इतनी दूर क्यों खड़े हो? शू चिंग झिझकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। मास्टर सेवेंथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में एक पुरानी चमक थी, जैसे वो किसी बीते हुए वक्त को याद कर रहे हों। वो उस वक्त के बारे में सोच रहे थे जब शू चिंग स्कैवेंजर कैंप में था और कैसे उसने कपड़े बदले थे ताकि वो गंदे ना हो जाएं। वो हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारी हाइट पहले से बढ़ गई है। शू चिंग ने सिर उठाकर उन्हें देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मास्टर सेवेंथ ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वो रूइंस के अंदर और गहराई में चले गए और शू चिंग बिना कोई सवाल किए उनके पीछे चलता रहा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बुजुर्ग और एक नौजवान उस वीराने में घूम रहे हैं और ढलती हुई शाम की रोशनी उन पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी पुराने जमाने में सैर कर रहे हों। ये जगह गुजरे हुए कल की गवाही भी देती है और यहां इतिहास के कई राज भी दफन है। मास्टर सेवेंथ की आवाज उस टूटे हुए शहर में गूंजी जैसे दूर बजती हुई किसी बांसुरी की धुन हो। शू चिंग उन्हें देखता रहा, अगले शब्दों का इंतजार करते हुए। यह शहर कभी एक लेजेंडरी शख्स का घर हुआ करता था, एक ऐसी हस्ती जो शायद इंसानियत के इतिहास में सबसे खास थी, खासकर तब से जब से उस टूटे हुए चेहरे वाले भगवान की नजर इस दुनिया पर पड़ी थी। वो सॉवरेन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सियान का क्राउन प्रिंस था। कहा जाता है कि उस प्रिंस के अंदर कमाल की काबिलियत थी। उसके पास एंशिएंट एम्परर्स की खून की ताकत थी और उसने अपनी पूरी जनरेशन पर राज किया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसानियत की किस्मत लेकर पैदा हुआ था। जिस दिन उसका जन्म हुआ, आसमान में शुभ संकेत दिखाई दिए। 9 सुनहरे ड्रैगन्स उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि दुनिया ने अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर दिए थे ताकि वो पैदा हो सके और बदले में उसने दुनिया को बचाया। इतिहास की किताबों के हिसाब से जब वो पैदा हुआ तो रिवर्ड एंटिक की सारी फॉरबिडन जगहों से रोने की आवाजें आई थीं और वहां से अजीब सा खून बहने लगा था। लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान की नजरें उसकी जिंदगी में 5 बार उस पर पड़ी, फिर भी वो मरा नहीं। उसे भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ था। यहां तक कि होली लैंड्स भी उससे हैरान थीं और उन्होंने उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। बड़े दुख की बात है कि वो बेमिसाल इंसान आखिरकार वायलेट एंड सियान के इलाके में ही एक जंग में मारा गया था। जहां वो मरा वहां एक शहर बनाया गया, पर 10 साल पहले जब भगवान की आंखें खुलीं, वो शहर गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस प्रिंस ने उस जगह को श्राप दिया था। वैसे उस प्रिंस के बारे में एक और कहानी भी मशहूर है। कहा जाता है कि उसका स्वभाव बहुत ठंडा था, बल्कि उसे बुरा भी कहा जा सकता है। शू चिंग ने कुछ नहीं कहा, बस खाली हवा में देखता रहा। चलते चलते वो टूटे हुए मंदिर के पास पहुंच गए। पिछली लड़ाई की वजह से वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। शू चिंग ने मास्टर सेवेंथ की तरफ देखा। किसी ने बताया था ना कि तुम्हारे पास डिवाइन एबिलिटीज और टेक्निक्स की कमी है। मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग के सर पर प्यार से एक हल्का सा थप्पड़ मारा। जाओ, ज्ञान प्राप्त करो और जल्दी करना, मुझे अभी भी गो की गेम खेलनी है। शू चिंग का दिल जोर से धड़का। जिस किसी का जिक्र मास्टर सेवेंथ ने किया था वो जाहिर तौर पर मास्टर संग्यून ही था। सिर हिलाते हुए शू चिंग उस टूटे हुए मंदिर के अंदर गया और वहां मूर्ति के सामने पालथी मारकर बैठ गया। कुछ देर वो उस मूर्ति को घूरता रहा, फिर खड़ा हुआ और मुड़कर मास्टर सेवेंथ को देखा। क्या हुआ? मास्टर सेवेंथ ने पूछा। शू चिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, दिन के उजाले में ज्ञान नहीं मिल सकता, चांदनी की जरूरत है। मास्टर सेवेंथ ने धीरे से कुछ बुड़बुड़ाया जो शू चिंग सुन नहीं पाया और फिर उन्होंने बस अपना हाथ लहराया। उसी पल मंदिर के ऊपर का आसमान काली घटाओं से भर गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई और मंदिर के आसपास अंधेरा छा गया। फिर उन काली घटाओं के बीच एक घूमता हुआ आईना दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस आईने से चांदनी निकलकर सीधा मंदिर की मूर्ति पर गिरने लगी। देखते ही देखते वहां एक तलवार की तस्वीर उभर आई। शू चिंग का दिमाग यह सब देखकर चकरा गया। उसने मास्टर सिक्स्थ को ताकत इस्तेमाल करते हुए देखा था, पर उन्हें देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि वो बस हाथ हिलाकर सूरज और चांद को बदल सकते हैं। इस बात ने शू चिंग को 7th पीक की असली ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है मास्टर 7th नेसेंट सोल लेवल से भी ऊपर है। खैर, शू चिंग जानता था कि वक्त कम है
इसलिए उसने इन ख्यालों को झटक दिया और अपना पूरा ध्यान उस तलवार की तस्वीर पर लगा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके खुद के सर के ऊपर एक बैंगनी रंग की आसियानी तलवार बनने लगी। वो ज्ञान हासिल करने में खो गया। बाहर खड़े मास्टर सेवेंथ आसपास के मलबे को देख रहे थे। इसके पास सच में टेक्निक्स की कमी है, पर इसके पास काफी अजीबोगरीब चीजें हैं। लड़ाई के हुनर में इसे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर इसकी उम्र देखते हुए ये बुरा नहीं है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। फॉरबिडन सी के ऊपर आसमान तलवारों की रोशनी से भर गया था। तलवार की ऊर्जा की कई धाराएं 7 ब्लड आइज की तरफ तेजी से बढ़ रही थीं, और उनके बीच में गुस्से से भरे हुए पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड थे। उनके पीछे उनके सेक्ट के ढेर सारे डिसाइपल्स थे, और सबके अंदर से मार काट की ख्वाहिश निकल रही थी। इधर फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में सब कुछ शांत था। रात हो चुकी थी। शूचिंग पूरी तरह ध्यान में डूबा हुआ था। मास्टर सेवेंथ की लाई हुई वो चांदनी रात के अंधेरे में और भी चमकदार हो गई थी, जिससे तलवार की तस्वीर साफ दिख रही थी। शूचिंग की सीखने की रफ्तार कमाल की थी। उसके सर के ऊपर वो बैंगनी रंग की तलवार तेजी से ठोस होती जा रही थी। पहले वो धुंधली थी, पर अब 50% असली लग रही थी, फिर 60%, फिर 70%। रात गुजरी और सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को हटाया, शूचिंग के जिस्म में एक कंपन हुआ। एक तीखी ऑरा उसके अंदर से निकलकर चारों तरफ फैल गई। अब उसके सर के ऊपर बनी वो तलवार पूरी तरह असली लग रही थी। वो अब कोई धुंधला साया नहीं था, बल्कि एक हकीकी आसियानी तलवार थी, जिसमें से डरावनी धार महसूस हो रही थी। इसके अलावा इतनी देर के आराम और मास्टर सेवेंथ की उस खास चांदनी ने शूचिंग के सारे घाव भर दिए। उसकी कटी हुई उंगलियां वापस उगाई थीं, और उसकी ताकत अपने उरूज पर थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ, 6 आग की लपटें उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं, जिससे हवा में एक बवंडर सा बन गया। मास्टर सेवेंथ में उसे तारीफ भरी नजरों से देखा। जब बाहर वाले सच जानते हैं तो तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे शूचिंग ने अपने सर के ऊपर 2 रोशनी के घेरे प्रकट होने दिए। एक काली आग से बना था और दूसरा 7 रंग की रोशनी बिखेर रहा था। 2 छतरियां चारों दिशाओं में रोशनी फेंक रही थीं। सुबह हो चुकी थी, पर शूचिंग की चमक सूरज से भी तेज थी। चलो चलते हैं, मास्टर सेवेंथ बोले। वक्त को देखते हुए मुझे लगता है मेहमान आने ही वाले होंगे। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और अचानक माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे घनी धुंध ने उन्हें घेर लिया हो। सब कुछ गोल गोल घूमने लगा और हिलने लगा। एक बार फिर मास्टर सेवेंथ की कल्टीवेशन ताकत देखकर शूचिंग दंग रह गया। बस एक पल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब वो फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में नहीं थे, बल्कि 7th पीक की सबसे ऊंची चोटी पर बनी एक इमारत में थे। समुद्र की हवा चल रही थी, जिसमें वही जानी पहचानी नमी थी। नीचे से कैपिटल सिटी का शोर आ रहा था। अनगिनत लोगों की बातें, चिल्लाना और कारोबार की आवाजें सब मिलकर एक धीमी गूंज बना रही थीं। थोड़ा चकराया हुआ महसूस करते हुए शूचिंग ने आसपास देखा। मास्टर सेवेंथ के अलावा वहां एक और जाना पहचाना चेहरा मौजूद था। वो ग्रे रोब पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में गो का एक मोहर था। शूचिंग इस आदमी को जानता था। ये वही था जिसने स्कैवेंजर कैंप में उसे वो आइडेंटिटी टोकन दिया था। मास्टर सेवेंथ, नौकर ने अदब से हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर उसने शूचिंग को देखकर सर हिलाया। मेहमान आ गए क्या? मास्टर सेवेंथ ने गो बोर्ड की तरफ देखते हुए पूछा और हाथ में पकड़ा मुहर बोर्ड पर रख दिया। वो बस पहुंचने ही वाले हैं, नौकर ने जवाब दिया। ठीक है, इस लड़के को ले जाकर नहला धुलाऊं। इसने खुद को पूरा गंदा कर रखा है। मास्टर सेवेंथ ने हाथ हिलाया और बाहर निकल गए। जब शूचिंग ने मास्टर सेवेंथ को उसे लड़का कहते हुए सुना तो उसके शक और अंदाजे पुख्ता हो गए। लड़के, मेरे साथ आओ, नौकर बोला। चलो तुम्हें साफ सुथरा कर देते हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, पर मास्टर सेवेंथ और 7 ब्लड आइज के लिए भी उतना ही बड़ा है। ये कहकर नौकर ने शूचिंग को एक जेड स्लिप दी। नहाने के बाद उस बड़े हॉल से बाहर निकलना और सीढ़ियां चढ़ना। चलते वक्त इस जेड स्लिप में जो तस्वीरें हैं उन्हें देखते रहना। शूचिंग ने वो स्लिप ली, इज्जत से हाथ जोड़ा और नौकर के पीछे चल दिया। अच्छी तरह नहाने के बाद उसने नए दाओविस्ट कपड़े पहने। तभी वहां कुछ दासियां खास खुशबू वाली अगरबत्ती लेकर आईं। शूचिंग को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, पर उसने उन्हें मना नहीं किया।
जब वो दासियां उसके बालों का जूड़ा बनाने लगीं, तभी दरवाजे से कैप्टन ने झांककर शूचिंग को देखकर आंख मारी। उसके बाद एक चेम्बरलेन आया जिसके हाथों में एक बैंगनी रंग का दाओइस्ट ताज था। वो ताज चमक रहा था और देखने में बेहद शानदार लग रहा था। उससे एक खौफनाक दबाव निकल रहा था और उस पर एक अजीब जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो 9 सर वाला सांप था, वैसा ही जैसा मरफोक के साथ लड़ाई के अंत में दिखा था। अगर कोई उस तस्वीर को देर तक देखता तो उसे उस जानवर की दहाड़ सुनाई देने लगती। कैप्टन की आंखें चमक उठीं जब उसने चेम्बरलेन को वो ताज शूचिंग के सर पर पहनाते हुए देखा। अरे यार, ये तो वायलेट हेवन सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन है, जिसके अंदर एक नेसेंट सोल बीस्ट की आधी आत्मा कैद है। बुढ़ऊ तो साफ साफ भेदभाव कर रहे हैं। मैंने कितनी बार वो ताज मांगा पर उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया। अब शूचिंग ने सोने की कढ़ाई वाला बैंगनी लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर वो शानदार ताज था और उसके ऊपर एक छतरी की हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। ये सब और ऊपर से उसका खूबसूरत चेहरा, वो बिल्कुल अलग ही लग रहा था, जैसे इस दुनिया का हो ही नहीं। सारी दासियां उसे चमकती आंखों से देख रही थीं। कैप्टन कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से एक गंभीर और रौबदार आवाज आई। दाओ शून्य है, बिना आकार और बिना नाम का। बिना शास्त्रों के कोई दाओ को समझ नहीं सकता। दाओ शास्त्रों में मौजूद है, शांत और छिपा हुआ, बारीक और नाजुक। बिना गुरु के कोई उसके सच को नहीं जान सकता। आज 7th पीक का एक बच्चा जिसका नाम शूचिंग है, उसे दाओ का ज्ञान दिया जाएगा और वो अपने सेक्ट के पूर्वजों को नमन करेगा। वो आवाज 7th पीक से निकली और पूरे आसमान में गूंज गई। वो आवाज बेहद गंभीर और अदब से भरी थी, जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो आम बोलचाल में सुनाई नहीं देते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना मंत्र पूरे आसमान और जमीन में गूंज रहा हो। उन शब्दों में एक अजीब सी खूबसूरती और विरासत की महक थी, खास तौर पर जब वो रस्मी नमन की बात कर रहे थे। ये बस बोलने की बात नहीं थी, बल्कि एक पवित्र रिवाज था जिसमें जमीन और आसमान दोनों को इज्जत दी जा रही थी। यहां तक कि कैप्टन का चेहरा भी अचानक इतना संजीदा हो गया था जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। आज के दिन उन्होंने अपना वो पुराना ग्रे रंग का दाओइस्ट चोगा नहीं पहना था। उसके बजाय उनके जिस्म पर वैसा ही लिबास था जैसा जू खिंग ने पहना था, गहरा बैंगनी जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। देखते ही पता चल रहा था कि ये 7th पीक के कपड़े हैं, पर साथ ही ये भी साफ था कि ये कोई मामूली कपड़े नहीं हैं। कैप्टन दरवाजे पर खड़े होकर जू खिंग को देख रहे थे। जू खिंग, ग्रैंड हाइनेस होने के नाते ये मेरा फर्ज और सौभाग्य है कि मैं आज तुम्हारा चीफ अटेंडेंट बनूं। मेरे साथ आओ। कैप्टन कभी इस लहजे में बात नहीं करते थे। उनके मुंह से निकले हर शब्द उनके चेहरे की गंभीरता से मेल खा रहे थे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने अपनी कमर झुकाकर एक गहरा और रस्मी दाओइस्ट प्रणाम किया। जू खिंग उस माहौल की गहराई को महसूस कर सकता था। उसे एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा और अहम होने वाला है। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उसने कैप्टन को वापस प्रणाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिर्फ 3 कदम चलने के बाद वो बाहर आ गया और वहां का नजारा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जिस बड़े हॉल में वो था, वो 7th पीक की सबसे ऊंची चोटी पर बना था। हैरानी की बात यह थी कि उसके सामने हरे रंग के पत्थरों से बना एक विशाल 8 कोण वाला अलतार फैला हुआ था। उन पत्थरों से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उस अलतार के दूसरे सिरे पर एक मूर्ति थी। वो मूर्ति एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी, जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे और दूर कहीं देख रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने एक शाही लिबास पहना था जिस पर पूर्वज ड्रैगन की तस्वीर बनी थी। उसके बाल एक नीले शाही ताज से बंधे हुए थे। 9 शाही छतरियां उसके सर के ऊपर हवा में लटक रही थीं। उसके अंदर से ड्रैगन की ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वो कोई ऐसा सेनापति हो जो पूरी दुनिया को पलट सकता हो और पहाड़ों और नदियों को निगल सकता हो। ये बस एक बेजान मूर्ति थी, पर उसके अंदर से ऐसी ताकत निकल रही थी जिसने आसमान और जमीन को हिलाकर रख दिया था। ये देखकर जू खिंग की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसने जल्दी ही अपने ख्यालों को संभाला और आसपास देखा। वहां उस अलतार के चारों तरफ 7 ब्लड आइज के 1000 से ज्यादा डिसाइपल्स जमा थे। उनमें मर्द और औरतें, बुजुर्ग और नौजवान सब शामिल थे। हालांकि सब ने वैसा ही बैंगनी लिबास पहना था, पर बहुत कम लोग ऐसे शाही लिबास के आदी लग रहे थे। सब के सब बेहद शांत और अदब में खड़े थे। उस अलतार से ऊपर की तरफ सफेद पत्थरों की एक सीढ़ी जा रही थी, जिस पर ड्रैगन की नक्काशी की गई थी। उसमें कुल मिलाकर 90 सीढ़ियां थीं। सबसे ऊपर एक बड़ा हॉल था जो बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। यह 7th पीक की सबसे ऊंची जगह थी।
ऊपर आसमान में बादलों का घेरा बना हुआ था और उन बादलों के अंदर वो खौफनाक ड्रैको लिजर्ड मौजूद था। उसकी वजह से बादल उबल रहे थे और बिजलियां इधर उधर गिर रही थीं। उन बादलों के बीच 6 साए दिख रहे थे जो मूर्तियों की तरह स्थिर थे। ये सब पीक लॉर्ड्स थे। उनमें मास्टर सिक्स्थ भी शामिल थे। वो सब नीचे जू किंग को देख रहे थे। मास्टर सिक्स्थ की आंखों में हौसला बढ़ाने वाला भाव था। यह सब देखकर जू किंग को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। फिर उसने थोड़ा और ऊपर देखा। बादलों के भी ऊपर एक खून के रंग का साया था जो किसी देवता जैसा था। वो 7 ब्लड आइज के पेट्रियार्क थे, सर ब्लड स्मेल्टर। ये सारे लोग आज इस समारोह को देखने आए थे। कैप्टन जू किंग के बगल में खड़े होकर सीधा उस मूर्ति को घूर रहे थे। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में ऐलान किया, जू किंग, 7th पीक के डिसाइपल, ये मूर्ति 7th पीक की शिक्षा और उसूलों को दर्शाती है। ये एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी है। वो आखिरी इंसानी सम्राट थे जिन्होंने रिवर्ड एंशिएंट पर विजय प्राप्त की थी। अब तुम उन्हें अपना सम्मान भेंट करोगे। समारोह शुरू किया जाए। जू किंग ने अपना सर झुकाया, हाथ जोड़े और एंशिएंट एम्परर की मूर्ति के सामने बहुत गहरा प्रणाम किया। एक तरफ खड़े कैप्टन और बाकी सारे 7th पीक के डिसाइपल्स ने भी हाथ जोड़कर सम्मान में सर झुका लिया। उन सब का एक साथ हरकत करना एक बहुत ही गहरा और भावुक मंजर बना रहा था। प्रणाम करने के बाद माहौल और भी नाटकीय हो गया। जू किंग का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा संजीदा था। वो कैप्टन के पीछे चलता हुआ उस अलतार को पार करके सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहां रुककर कैप्टन ने एक ऐसी आवाज में बात की जो किसी मंत्र जैसे सुनाई दी। हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो एक ऐसा रास्ता है जो किस्मत को चुनौती देता है। हम उस प्राचीन दुनिया को देखते हैं और 9 आसमानों और 10 जमीनों का निरीक्षण करते हैं। इसलिए हमारे 7th पीक ने ये 90 सफेद सीढ़ियां बनाई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर 9 आसमानों को सबूत दो, शिखर पर पहुंचकर 10 जमीनों की कसम खाओ। जू किंग, अपनी चढ़ाई शुरू करो। पूरी गंभीरता के साथ जू किंग आगे बढ़ा और अपना पैर पहली सीढ़ी पर रखा। जैसे ही उसका पैर उस सफेद पत्थर से छुआ, 7th पीक में घंटियां बजने लगी। बूम! उस आवाज से जमीन और आसमान में रंग बिखर गए। उसी वक्त जू किंग के कपड़ों से वो जेड स्लिप उड़कर बाहर आ गई जो नौकर ने उसे दी थी। वो उसके सामने हवा में तैरने लगी और उससे तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे वो उसका रास्ता दिखा रही हो। उस रोशनी के अंदर कुछ तस्वीरें थी जो सीधे जू किंग के दिमाग में चमकने लगी। उसने स्कैवेंजर कैंप का वो बीस्ट अरीना देखा और वो गंदा नौजवान देखा जो जानवरों की खाल पहने एक बड़े सांप को घसीट रहा था। वहीं एक तरफ 2 लोग बैठे थे जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। एक मास्टर 7th थे और दूसरा वो नौकर था। वो दोनों जू किंग को देख रहे थे। तभी मास्टर 7th की आवाज आई जो थोड़ी उत्साह से भरी थी, कितना दिलचस्प नौजवान है। जू किंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अरीना वाला नौजवान वही था और आखिरकार उसे समझ आया कि वो 7 ब्लड आइज में कैसे पहुंचा। वो इतना हिल गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि वो 8 सीढ़ियां चढ़ गया है। जब वो 9वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो 7th पीक की घंटी दूसरी बार जोर से बजी। इस बीच उस जेड स्लिप की रोशनी ने जू किंग के दिमाग में दूसरी तस्वीर भेजी। उसने देखा कि एक नौजवान अंधेरी गली में बैठा है। तभी एक दुबला पतला स्कैवेंजर वहां से गुजरा। वो नौजवान कूदकर बाहर आया। उसने स्कैवेंजर का मुंह दबाया और उसका गला काट दिया। इस तस्वीर में भी पास की छत पर मास्टर 7th खड़े थे। उनके चेहरे पर तारीफ के भाव थे। सच में दिलचस्प नौजवान है। जू किंग ने गहरी सांस ली क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। घंटी तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बार बजी। हर बार घंटी बजने पर वो 9 सीढ़ियां चढ़ जाता। 6ठी घंटी बजने तक वो 54वीं सीढ़ी पर था। हर घंटी पिछली वाली से ज्यादा तेज थी और हर बार एक नई तस्वीर सामने आती। तीसरी तस्वीर में मास्टर 7th सोच रहे थे कि उसने अपने नए कपड़े क्यों बदल लिए। चौथी तस्वीर में उसे फैट माउंटेन को मारते हुए दिखाया गया और फिर चांदनी रात में जहर से तड़पते हुए लड़खड़ाते हुए दिखाया गया। छत पर खड़े मास्टर 7th मुस्कुराए। 5वीं तस्वीर में ग्रैंड मास्टर बाई दिखाई दिए। मास्टर 7th के टेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी वो रुके और मुड़कर देखा। ग्रैंड मास्टर बाई, अगर आपको सच में लगता है कि लड़के में काबिलियत है तो उसे कुछ और सिखाओ, उसे एक मौका दो। शायद वो एक पढ़े लिखे कल्टीवेटर के तौर पर 7 ब्लड आइस पहुंच सके। 6ठी तस्वीर तब की थी जब सार्जेंट थंडर, ग्रैंड मास्टर बाई और वो छोटी लड़की जा चुके थे। शू क्विंग अपने कमरे के अंधेरे में अकेला था और मास्टर 7th बाहर खड़े थे। इसे वो आइडेंटिटी टोकन दे दो। शू क्विंग कांप रहा था। उसने इन चीजों के बारे में बहुत अंदाजे लगाए थे, पर अब वो सारी सच्चाई जानता था।
पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए वो 63वीं सीढ़ी से आगे बढ़ा। घंटी 7वीं बार बजी, फिर 8वीं और 9वीं बार। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, शू क्विंग ने 7वीं तस्वीर देखी। ये तब की बात थी जब वो पहली बार 7 ब्लड आइज आया था। रात को अपनी नाव पर बैठकर जब वो लहरों पर हिल रही थी, उसने शराब का जग निकालकर अपने माँ बाप, सार्जेंट थंडर और अपने जन्मदिन के नाम पर पिया था। 8वीं तस्वीर में उसे सी ज़ॉम्बीज से भागते हुए दिखाया गया। 9वीं तस्वीर मास्टर शन युन के साथ मंदिर में हुई लड़ाई की थी। जज्बात शू क्विंग के अंदर तूफान की तरह उमड़ रहे थे। जैसे ही जेड स्लिप की रोशनी हल्की हुई, उसने वो स्लिप वापस अपने लिबास में रख ली और 90वीं और आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा। उसके सामने एक शानदार हॉल था जो बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। अंदर मास्टर 7th बैठे थे और वो उसे ही देख रहे थे। मास्टर 7th के बगल में 2nd हाइनेस और 3rd हाइनेस थे। मास्टर 7th आज रोजाना से कहीं ज्यादा शाही लग रहे थे। उन्होंने बादलों की नक्काशी वाला बैंगनी लिबास पहना था। उनके बाल एक दाओविस्ट ताज में बंधे थे, जिस पर आसमान जैसे नीले रंग के 4 पंजों वाले 9 ड्रैगन बने थे। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और बस वहां बैठे हुए भी वो बेहद महान लग रहे थे। शू क्विंग बोलने वाले मास्टर 7th नहीं थे, बल्कि कैप्टन थे जो अभी भी शू क्विंग के बगल में खड़े थे। तुमने 9 आसमानों को सबूत दिया है और 10 जमीनों की कसम खाई है। इस तरह तुमने दुनिया को अपना सम्मान दिखाया है। अब वक्त आ गया है कि तुम मुड़कर 3 बार नमन करो। समारोह आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही कैप्टन के शब्द गूंजे, शू क्विंग उस आखिरी सीढ़ी पर घूमा और आसमान और जमीन को 3 बार प्रणाम किया। जब वो सीधा हुआ तो कैप्टन और आसपास के सारे डिसाइपल्स ने भी आसमान और जमीन को 3 बार नमन किया। जो कुछ भी हो रहा था उसमें गहरा मतलब छुपा हुआ था। समारोह के हर हिस्से की अपनी अहमियत थी। ये एक उथल पुथल वाली दुनिया थी और कल्टीवेटर्स आमतौर पर साधारण जिंदगी जीते थे। वो खुद को सबसे पहले रखते थे, लेकिन 2 चीजें ऐसी थीं जहां रस्म व रिवाज जरूरी थे: पूर्वजों की कुर्बानी और शिष्य बनने की रस्म। कैप्टन की आवाज आसमान में गूंजी और जमीन को हिला दिया। दाओ शून्य है। बिना शास्त्रों के कोई दाओ को नहीं समझ सकता। दाओ शास्त्रों में मौजूद है। बिना गुरु के कोई उसके सच को नहीं जान सकता। एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी महान संस्थापक हैं। सारे इंसानों पर उनका एक नमन का कर्ज है। आसमान, जमीन, देवता और धरती, वो सब का बोझ उठाते हैं। सारे इंसानों पर उनके 3 नमन का कर्ज है। लेकिन चाहे एंशिएंट एम्परर कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, उन्होंने तुम पर कोई कृपा नहीं की। आसमान, जमीन और इस दुख के सागर में रहने वाले बाकी जीवों ने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ गुरु ही तुम्हारे लिए आसमान तक जाएगा और नरक में उतरेगा। सिर्फ वही तुम पर कृपा करेगा। सिर्फ वही तुम्हें बचाएगा। सिर्फ वही अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि तुम एक महान रास्ते पर चल सको। इसलिए तुम उनके 9 नमन के कर्जदार हो। मुड़कर शू क्विंग ने मास्टर 7th को 9 बार प्रणाम किया। 1 प्रणाम एंशिएंट एम्परर के लिए, 3 प्रणाम आसमान और जमीन के लिए, 9 प्रणाम गुरु के लिए। इन 9 प्रणामों में सिर्फ कैप्टन और शू क्विंग शामिल थे। बाकी डिसाइपल्स ने बस अपनी नजरें फेर लीं। वो इसमें शामिल होने के लायक नहीं थे। 9 बार झुकने के बाद कैप्टन ने एक बैंगनी चाय का प्याला निकाला और शू क्विंग को दिया। शू क्विंग ने उसे थामा और उस बैंगनी हॉल के अंदर चला गया। आभार की चाय भेंट करो। अपना सर झुकाकर शू क्विंग 3 कदम आगे बढ़ा और दोनों हाथों से चाय का प्याला ऊपर उठाया। ठीक उसी पल आसमान में एक तेज हवा चलने लगी। दूर कहीं तलवार की एक विशाल ऊर्जा ने आसमान को चीर दिया और अपने साथ एक खूनी रोशनी लेकर 7 ब्लड आइज की तरफ बढ़ रही थी। सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड वहां भयानक सजा देने आया था। उस खून के समंदर और तलवार की ऊर्जा के बीच से एक आवाज आई। मारकाट के इरादे से भरी वो आवाज पूरे 7 ब्लड आइज में फैल गई। ब्लड स्मेल्टर, उस कमबख्त शू क्विंग को अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। 7 ब्लड आइज के बाहर खौफनाक मारकाट की ख्वाहिश आसमान में तूफान बनकर घूम रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बेहद शांत और अदब से भरा हुआ था। ऊपर चोटियों पर खड़े सारे पीक लॉर्ड्स के चेहरे बिल्कुल सुकून में थे। शू क्विंग ने वो गुस्से भरी दहाड़ सुनी जो फॉर्मेशन के उस पार से आई थी, पर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। वो बस अपना सर झुकाए हाथ में वो चाय का प्याला थामे खड़ा था। मास्टर 7th ने भी बाहर हो रहे शोर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो और उनका पूरा ध्यान बस अपने नए शिष्य पर था जो अभी भी रस्मों रिवाज निभा रहा था। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और शू क्विंग के हाथ से वो प्याला उड़कर उनके पास आ गया।
हालांकि मास्टर सेवंथ ने उसे पिया नहीं, उन्होंने बस उसे बगल वाली मेज पर रख दिया। ये आभार की चाय थी जिसे पिया नहीं जाता है। इस बीच सेकंड सिस्टर और थर्ड ब्रदर एक तरफ खड़े थे, बेहद इज्जत से। बीच में थर्ड ब्रदर ने सूखविंग की नजर पकड़ी और उसे आंख मारी। अतीत की चाय भेंट करो, कैप्टन बोले। उन्होंने सूखविंग को दूसरा प्याला दिया और सूखविंग 3 कदम आगे बढ़ा और उसे अपने सामने उठाकर पकड़ लिया। उसी वक्त सेक्ट के बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सोरिंग क्लाउड सोर्ड सेक्ट के गुस्से से भरे कल्टीवेटर्स पहुंच चुके थे और उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। आते ही उन्होंने तलवार की भयानक ऊर्जा छोड़ दी, जिससे चमकदार रोशनी की किरणें 7 ब्लड आइज की तरफ दौड़ पड़ी। 7 ब्लड आइज की फॉर्मेशन जाग उठी और उसने उन लाखों तलवार के हमलों को रोक लिया। बड़े बड़े धमाकों की आवाज गूंजी, जिससे 7 पहाड़ हिल गए। जाहिर था कि इस बार फॉर्मेशन में कुछ बदलाव किए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो 7 सेक्ट कोलिशन के अधिकार को मान ही नहीं रही थी और सोरिंग क्लाउड सोर्ड सेक्ट को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही थी। पीक लॉर्ड्स ने इस सबको नजरअंदाज कर दिया और उनके शांत चेहरों की वजह से बाकी पीक्स के डिसाइपल्स भी शांत रहे। सबका ध्यान बस 7th पीक पर हो रहे समारोह पर था। उस बैंगनी मंदिर के अंदर मास्टर 7th अभी भी बाहर की दुनिया से बेखबर थे। हाथ हिलाकर उन्होंने सूखविंग से दूसरा प्याला लिया। इसे अतीत की चाय कहा जाता है। इसे पीने का मतलब था कि गुरु अपने नए शिष्य को अपनाने के लिए तैयार है। मास्टर 7th ने उसे उठाया, होठों से लगाया और पी लिया, फिर वापस मेज पर रख दिया। विश्वास की चाय भेंट करो, कैप्टन बोले और सूखविंग को तीसरा प्याला दिया। एक गहरी सांस लेकर सूखविंग 3 कदम आगे बढ़ा, घुटनों पर बैठा और प्याला ऊपर उठा लिया। फॉर्मेशन से तेज धमाकों की आवाज आई, जैसे आसमानी बिजली कड़क रही हो। एक 30,000 मीटर लंबी खून के रंग की तलवार ऊर्जा ने 7 ब्लड आइज की फॉर्मेशन पर हमला किया। इस बार वो फॉर्मेशन उस ताकत को झेल नहीं पाई और टूटकर बिखर गई। वो तलवार ऊर्जा फिर एक बुजुर्ग आदमी में बदल गई, जिसने सुनहरा लिबास पहना था। जैसे ही वो 7 ब्लड आइज के ऊपर प्रकट हुए, उनके पीछे अनगिनत तलवारों की रोशनी सोरिंग क्लाउड सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के रूप में बदल गई। हर एक डिसाइपल के अंदर से मार काट की भावना निकल रही थी। हर कोई घमंडी और ताकतवर लग रहा था। सर ब्लड स्मेल्टर, तुम? वो बुजुर्ग जिसने फॉर्मेशन तोड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड थे। बोलते हुए उन्होंने अपनी डिवाइन विल पूरे सेक्ट में भेजी। तभी उनकी नजर सूखविंग पर पड़ी, जो 7th पीक की चोटी पर मास्टर 7th को चाय दे रहा था। उनके शब्द गले में ही अटक गए। वो काफी उम्र दराज थे और एक पूरे सेक्ट के पैट्रियार्क थे। वो अच्छे से समझ गए थे कि वो क्या देख रहे हैं। तुम शिष्य बना रहे हो? उनकी आंखों में जमाने वाली ठंड थी, जैसे वो जिन्हें देख रहे हैं वो पहले से ही मर चुके हों। तुमने मेरे पोते को जख्मी किया, मेरे सेक्ट का लाइफ लैंप चुराया और अब तुम यहां शिष्य बनाने का जश्न मना रहे हो। सर ब्लड स्मेल्टर, आपकी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ सर ब्लड स्मेल्टर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई बात करनी है सोरिंग क्लाउड, तो कृपया तब तक इंतजार करो जब तक मेरा दामाद अपने नए शिष्य को अपना ना ले। बादलों में खड़े 6 पीक लॉर्ड्स बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे। ये देखकर पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की आंखें सिकुड़ गईं और उनका दिल बैठ गया। 7 ब्लड आइज से जो एहसास उन्हें हो रहा था, वो अतीत से बिल्कुल अलग था। उस बैंगनी हॉल के अंदर मास्टर 7th बाहर की दुनिया को ध्यान नहीं दे रहे थे। सूखविंग घुटनों के बल बैठा और तीसरा प्याला भेंट कर रहा था। सेक्ट में सबकी नजरें उसी पर थीं। जब बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा था, मास्टर 7th ने शांति से कहा, थोड़ी देर के लिए इस रस्म को भूल जाओ लड़के। मैं तुमसे एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे तुम्हारा सच्चा जवाब चाहिए। अपने दिल की गहराई में क्या तुम सच में मेरे शिष्य बनना चाहते हो? सूखविंग ने ऊपर मास्टर 7th की आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, जी हां मास्टर। मास्टर 7th खुलकर मुस्कुराए। बहुत अच्छे मेरे शिष्य, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगली और अंगूछा चाय में डुबोया, फिर उंगलियों को झटका दिया। जैसे ही चाय की बूंदें हवा में उड़ी, शिष्य बनने की रस्म पूरी हो गई। 7 ब्लड आइज में घंटियां बजने लगीं, पर इस बार घंटियां सिर्फ 7th पीक की नहीं, 7 पहाड़ की घंटियां एक साथ बजने लगीं, जिससे सब कुछ हिल गया। आज से हमारे पास चौथा सदस्य है, मास्टर 7th बोले। यह सच में खुशी का मौका है। चलो अब बाहर चलकर देखते हैं कि यह शोर कैसा है।
लगता है किसी में इतनी हिम्मत आ गई है जो मेरे शिष्य को छीनने की बात कर रहा है। इन शब्दों के जवाब में पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने गुस्से में एक जोर की हंसी हंसी। उसी वक्त उनके बगल में खड़ा एक अधमरा उम्र का कल्टीवेटर आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। दिखने में वो बिल्कुल मास्टर शहन्यून जैसा लग रहा था। एक खूनी तलवार में बदलकर वो बेहद तेजी से 7th पीक के उस बैंगनी हॉल की तरफ बढ़ा। बढ़ते हुए उसके अंदर से नैनित संध्यक कल्टीवेशन की लहर निकल रही थी। हालांकि वो लहर आम नैनित संध्यक कल्टीवेटर से ज्यादा थी, पर वो उस लेवल की चोटी पर नहीं थी। पलक झपकते ही वो खूनी तलवार हॉल तक पहुंच गई और अंदर घुसने ही वाली थी। लेकिन तभी मास्टर 7th हल्का सा हंसे और खड़े हो गए। बस एक कदम लेकर वो हॉल से बाहर निकले और फिर बड़े आराम से अपना हाथ उस तलवार की दिशा में लहराया। वो खूनी तलवार उसी पल टूटकर बिखर गई और अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो नैनित संध्यक कल्टीवेटर किसी कटी पतंग की तरह घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसके जिस्म का हर हिस्सा धमाके के साथ फट गया और खूनी धुंध बनकर हवा में फैल गया। सिर्फ उसकी नेसेंट सूल बची। घबराहट में उड़ते हुए उसने डर कर उस बैंगनी हॉल की तरफ देखा जहां से शू चिंग, कैप्टन, सेकंड सिस्टर और थर्ड ब्रदर मास्टर 7th के साथ बाहर आ रहे थे। जिस नेसेंट सोल कल्टीवेटर को मास्टर 7th ने इतनी आसानी से चिथड़े चिथड़े कर दिया था, वो सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत ऊंचे ओहदे पर था। असल में वो उनके ग्रैंड एल्डर्स में से एक था। वो पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड का इकलौता बेटा और मास्टर शन्युन का पिता भी था। इसीलिए वो इतने गुस्से में हमला करने आया था। लेकिन अब वो बेहद दयनीय हालत में था। उसकी नेसेंट सोल धुंधली और काली पड़ गई थी, जैसे किसी भी पल बिखर सकती हो। वो अंदर तक हिल चुका था। वो बिना किसी शक के जानता था कि हाथ हिलाने भर से जिस्म को तबाह करने के लिए किस लेवल की कल्टीवेशन चाहिए। और तो और ये साफ था कि ये कोई जानलेवा हमला नहीं था, वरना उसका नेसेंट सोल रूप में बचना इतना आसान नहीं होता। आप नेसेंट सोल में नहीं हैं, आप स्पिरिट ट्रोव में हैं, मास्टर शन्युन के पिता चिल्लाए। जैसे ही वो पीछे हटे, सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स डर से कांपते हुए दिखे। सिर्फ पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड के चेहरे पर कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं था। मास्टर 7th को ध्यान से देखते हुए वो बोले, कितने धोखेबाज हो तुम। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और तुम कोई आम स्पिरिट ट्रोव कल्टीवेटर नहीं हो। तुम्हारे पास पहले से 3 सीक्रेट ट्रोव्स हैं, फिर भी ये काफी नहीं है। और क्या छुपा रखा है तुमने सर ब्लड स्मेल्टर? सब कुछ सामने ले आओ। मास्टर 7th ने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए वो हॉल के बाहर खड़े रहे और ऊपर सर ब्लड स्मेल्टर को देखा। सर ब्लड स्मेल्टर ने नीचे देखा, उनकी आंखों में तारीफ थी। फिर उन्होंने पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड को देखा और उनकी आंखों में शरारत चमक उठी। चलो, बताने से पहले थोड़ा लड़ लेते हैं। अचानक सर ब्लड स्मेल्टर की नजर खून जैसी लाल लकीरों में बदल गई, जो पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की तरफ दौड़ी। पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने ठंडे ढंग से नाक सिकोड़ी और अपना हाथ लहराया, जिससे तलवार ऊर्जा का तूफान सर ब्लड स्मेल्टर की तरफ बढ़ा। जब वो टकराए तो अजीब रंग चमके और आसमान में दरारें पड़ गईं। जैसे जैसे वो ऊपर और ऊपर गए, आसमानी बिजली जैसे धमाके गूंजने लगे। उसी समय बादलों में मौजूद ड्रैको लिजर्ड सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स पर दहाड़ा और 6 पीक लॉर्ड्स ने अपनी कल्टीवेशन की ताकत छोड़ दी, जिससे सब कुछ जोर से हिलने लगा। ये सब और ऊपर से मास्टर 7th का 7th पीक पर हाथ पीछे बांधकर खड़े होना, इन सब ने उन डिसाइपल्स की हवा निकाल दी जो 7 ब्लड आइस को सजा देने आए थे। उनके ग्रुप में कुछ नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी थे, पर अब उनकी रूह भी कांप रही थी मास्टर 7th को देखकर। नेसेंट सोल और स्पिरिट ट्रोव में वैसा ही फर्क था जैसा 1 फ्लेम और 6 फ्लेम पावर में होता है। अगर मास्टर 7th चाहते तो वो उन्हें दुनिया से मिटा सकते थे और किसी को भागने का मौका नहीं मिलता। इस फर्क ने सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को घबरा दिया। आखिरकार हालांकि उनके सेक्ट में स्पिरिट ट्रोव कल्टीवेटर था, पर वो उनके सेक्ट लीडर थे, और क्योंकि पेट्रियार्क खुद इस हमले की अगुवाई कर रहे थे, इसलिए सेक्ट की देखभाल के लिए पीछे रुक गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 ब्लड आइज के पास सिर्फ वॉइड रिटर्निंग पेट्रियार्क नहीं, बल्कि नेसेंट सोल से भी ताकतवर कोई मौजूद है, एक स्पिरिट ट्रोव एक्सपर्ट। सिर्फ सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स नहीं हिले थे, 7 ब्लड आइज के डिसाइपल्स भी दंग थे। हालांकि जब उन्होंने 7th पीक की परंपराओं के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि ये कोई नई बात नहीं है। पीक लॉर्ड्स को पहले से पता था, इसीलिए वो हैरान नहीं थे। रही बात अल्टर पर जमा डिसाइपल्स की, जिनमें शू चिंग और बाकी शिष्य शामिल थे, वो एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे लगता है बुढ़ऊ अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, थर्ड ब्रदर बड़बड़ाए। कैप्टन धीरे से हंसे। वो तो हैं ही थर्ड ब्रदर, मान लो इस बात को। शू चिंग ने कैप्टन और फिर थर्ड ब्रदर को देखा। एक तरफ सेकंड सिस्टर के पास एक जेड स्लिप थी, जिससे वो किसी को वॉइस मैसेज भेज रही थी और बड़े उत्साह से बता रही थी कि वहां क्या हो रहा है।
मुस्कुराते हुए थर्ड ब्रदर ने शू चिंग को देखा और कहा, मैंने क्या कहा था छोटे जूनियर ब्रदर? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी जान गया था कि हमारा रिश्ता किस्मत से जुड़ा है। और देखो, मैंने अभी उंगली भी नहीं चटकाई और तुम मेरे जूनियर ब्रदर बन गए। वैसे मैं मानता हूं कि मुझे हैरानी हुई तुमने मास्टर शन्युन को हरा दिया। जब 7 सेक्ट कोalition ने चुनौतियां देनी शुरू की तो बाकी पीक्स के ग्रैंड हाइनेसेस ने अपने ज्यादातर मैचेस जानबूझकर हार दिए थे। सिर्फ फर्स्ट पीक इसका अपवाद था। मुस्कुराते हुए थर्ड ब्रदर ने आगे कहा, ये एक और वजह थी जिसलिए मैंने उस दिन अपनी प्यारी मरमेड गर्लफ्रेंड को तुम्हारे सामने ही उसके पूर्वजों के पास भेज दिया था। एक तरफ खड़े कैप्टन एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। वो जानते थे कि थर्ड ब्रदर वो इंसान नहीं जो फालतू की बातें करे। वो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि जू किंग उसके साथ थोड़ा घुल मिल सके। जू किंग ने थर्ड ब्रदर को देखा और उस वक्त को याद किया जब उन्होंने हार्बर पर उस मर्मेड का सर बड़े प्यार से कुचल दिया था। उस वक्त उसे एहसास हुआ था कि थर्ड ब्रदर कितने खतरनाक हैं। आज भी वो खतरा महसूस हो रहा था, पर अगर मुझे उनसे मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी तो शायद मैं बच जाऊंगा। इन ख्यालों के साथ उसने हाथ जोड़े और सर झुकाया। अभी भी मुस्कुराते हुए थर्ड ब्रदर ने स्पिरिट नोट्स की एक गड्डी निकाली और जू किंग की तरफ बढ़ाई। ये लो, आज के दिन के लिए एक तोहफा। सी लिजर्ड आइलैंड पर तुम मेरे जूनियर ब्रदर नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान किया। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। शायद वो मेरा उधार था तुम पर। जू किंग ने थर्ड ब्रदर की तरफ देखा। उसे साफ याद था कि जब वो सी लिजर्ड आइलैंड से भागा था तब किसी की ऑरा ने उसे लॉक कर लिया था। वो कभी पता नहीं लगा पाया था कि उसका पीछा कौन कर रहा था, पर बाद में उसे शक हुआ कि इसका ताल्लुक थर्ड ब्रदर से हो सकता है। उसे हैरानी हुई कि थर्ड ब्रदर ने इतनी आसानी से सच्चाई कबूल कर ली। उसने नीचे स्पिरिट नोट्स को देखा और एहसास हुआ कि ये 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ये काफी बड़ी रकम थी। सर हिलाते हुए उसने वो नोट्स ले लिए। थर्ड ब्रदर ने राहत की सांस ली जब जू किंग ने वो तोहफा स्वीकार किया। उन्हें 7th पीक का माहौल पसंद था और वो चाहते थे कि चीजें ऐसी ही रहें। और तो और उन्हें लगता था कि ये नया जूनियर ब्रदर जू किंग वैसा इंसान है जो दुश्मनी को जिंदगी भर याद रखता है और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक दुश्मन मर ना जाए। ऐसे इंसान से थर्ड ब्रदर पंगा नहीं लेना चाहते थे। वो अभी कुछ और बोलने ही वाले थे कि आसमान में गुस्से से भरी एक दहाड़ गूंजी, इतनी तेज कि बहरे भी सुन ले। जमीन हिल गई और पहाड़ कांप उठे। शॉक वेव्स हर दिशा में फैल गईं। क्या तुम मरना चाहते हो सर ब्लड्समैटर? सबने ऊपर देखा। तलवार की ऊर्जा आसमान में ऐसे फैल गई जैसे पूरे आसमान को चीर देगी। तबाही मचाने वाली तलवार की परछाइयां हर तरफ उड़ने लगी। उन्हें देखकर ही जू किंग की आंखें जलने लगी। इसके अलावा उसने एक बहुत ही जाना पहचाना सूखा हुआ हाथ देखा। वो किसी देवता के हाथ जैसा था जिसमें से डरावनी दिव्य ताकत निकल रही थी, ऐसी लहरें जो कुदरत के कानून बदल सकती थीं। नतीजतन उस हाथ के इर्द गिर्द कई धुंधले साए दिखाई देने लगे, जैसे सदियों पुराने संत और ऋषि उसे आशीर्वाद देने आए हों। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ आसमान से तारे तोड़ सकता है और जमीन और आसमान को तबाह कर सकता है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ा, ऊर्जा बादलों में समा गई। हवा टूटकर बिखरकर खून के समुद्र में बदल गई। वो धुंधले साए मंत्र पढ़ने लगे। एक भारी दबाव बनने लगा। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। इधर सर ब्लड्समैटर ने जो खूनी धाराएं बनाई थीं, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। हर एक खूनी धारा किसी अमर शैतान जैसी थी। जब वो संत और ऋषि नीचे उतरे और तलवारों का समुद्र भारी पड़ने लगा तो वो खौफनाक शैतान डटे रहे। हंसी के ठहाके गूंजने लगे जैसे खूनी सांप हवा में नाच रहे हों। जहां भी वो जाते तलवार की ऊर्जा बिखर जाती। आखिरकार वो एक ड्रैगनिक सांप के सर में बदल गए और उस सूखे हाथ पर हमला बोल दिया। जमीन और आसमान थर्राए और जब वो हाथ टूटा तो धमाकों की आवाज गूंजी। पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड उस विशाल खूनी सांप के सामने पीछे की तरफ उड़े। फिर वो सर वापस सर ब्लड्समैटर में बदल गया। उनकी आंखों में मार काट की आग जल रही थी। हंसते हुए बोले, साथी डाओइस्ट सोरिंग क्लाउड, तुम मुझसे सिर्फ 1000 साल बड़े हो। तुम एक छोटे सेक्ट से हो और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। सर ब्लड्समैटर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जू किंग को हवाले करो और हमारा लाइफ लैंप वापस करो। 7 सेक्ट कोएलिशन के हुक्म का पालन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो चीजें पहले जैसी हो सकती हैं और 7 ब्लड आइज अपने मामले खुद संभाल सकता है बिना कोएलिशन की दखल अंदाजी के। पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। उन्होंने अपने दाएं हाथ से एक मुद्रा बनाई और सामने इशारा किया। उसी पल आसमान में खून का समुद्र कांपने लगा और उसके अंदर धुंधला सा एक विशाल खूनी पेड़ दिखाई देने लगा। ये सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का तबू खजाना था। हालांकि ये असली नहीं था, सिर्फ एक परछाई थी, पर फिर भी बेहद ताकतवर था। बिना दखल अंदाजी के, सर ब्लड्समैटर ने कहा और हंसे। हजारों सालों से मेरे सेक्ट ने हर साल कोएलिशन को अपनी कमाई का 7% दिया है।
तुम हमारे सबसे बेहतरीन डिसाइपल्स को जबरदस्ती ले जाते हो, उन्हें मजबूर करते हो कि या तो वो घुटने टेक कर वफादारी की कसम खाएं या फिर उन्हें ऐसे खतरनाक मिशंस पर भेजते हो जहां मौत पक्की है। जैसे जैसे सर ब्लड्समेटर बोल रहे थे, सातों पहाड़ों के डिसाइपल्स घबराहट में सुन रहे थे। उनकी नजरें तीखी होती जा रही थीं। पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने यह सुनकर माथे पर शिकन लाई। पानी पीते वक्त ये मत भूलो कि कुआं किसने खोदा था। 7 ब्लड आइज की बुनियाद कोएलिशन के डिसाइपल्स और कोएलिशन के पैसे से रखी गई थी। यही वजह है कि तुम्हारा सेक्ट बढ़ पाया। क्या अब तुम बस आजाद होना चाहते हो? अब तुम एहसानों को भूलकर इंसाफ का गला घोटना चाहते हो? यह सुनकर सर ब्लड्समेल्टर खुलकर मुस्कुराए, हालांकि उस मुस्कुराहट में यकीन न करने वाली हंसी छुपी थी। एहसान? चलो एहसानों की बात करते हैं। 3000 साल पहले ज़ॉम्बी फॉरबिडन में हुई लड़ाई, 2700 साल पहले सोल स्ट्रीम की जंग, 2000 साल पहले क्लाउड पीपल के साथ लड़ाई, 1700 साल पहले हार्ट सोल्स के साथ बड़ा युद्ध। आज तक 7 ब्लड आइज ने तुम्हारे 7 सेट कोएलिशन के लिए 600 से ज्यादा लड़ाइयां और जंगें लड़ी हैं। अनगिनत मौतें हुई हैं। हमारी हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। हम जख्मी डिसाइपल्स को दवाइयां देते हैं और मरे हुओं को दफनाते हैं। पर क्या हमने कभी 7 सेट कोएलिशन से इसके बदले कुछ मांगा? हर बार जब हमारा सेक्ट तरक्की करने वाला होता है, जंग आ जाती है और हम नीचे गिर जाते हैं, और जंग से जो फायदा होता है वो ना के बराबर होता है। पिछले कुछ हजार सालों में यह सेक्ट 79 बार तबाही के किनारे पर पहुंचा है। क्या तुम्हारे 7 सेक्ट कोएलिशन ने ऐसे मौकों पर हमारी मदद की? पीढ़ी दर पीढ़ी पेट्रियार्क्स ने मदद की गुहार लगाई, यहां तक कि हमारे तीसरी पीढ़ी के पेट्रियार्क ने तुम्हारे आगे नाक रगड़ी और भीख मांगी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया? हर बार 7 ब्लड आइज के पेट्रियार्क्स को सतर्क और ईमानदार रहना पड़ता है। वो अपने घाव चाटते हैं और जंग के नुकसान से उभरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिर जैसे ही चीजें ठीक होने लगती हैं, तुम्हारा कोएलिशन हमारे बेहतरीन डिसाइपल्स को फिर से भर्ती करना शुरू कर देता है। मुझे मत बताओ कि 7 ब्लड आइज की जिंदगियां कोई मायने नहीं लगती। क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए मरने के लिए हैं, जबकि तुम आराम से बैठते हो सोरिंग क्लाउड? मैं सर ब्लड्समेल्टर ये सवाल 7 सेक्ट कोएलिशन से पूछ रहा हूं, और मैं ये पूरे आसमान और जमीन से पूछ रहा हूं। क्या 7 ब्लड आइज ने इन एहसानों का बदला चुका दिया है? क्या 7 ब्लड आइज ने इन एहसानों का कर्ज उतार दिया है? तुम हमारा खून चूसते हो, हमेशा उस एहसान का हवाला देकर कि कैसे तुमने शुरुआत में हमारी मदद की थी, और फिर हमसे कहते हो कि हमें तुम्हारी बात माननी होगी क्योंकि हम तुम्हारे कर्जदार हैं। तुम वहां ऊंचे बैठकर कहते हो कि अगर 7 ब्लड आइज तुम्हारे लिए नहीं मरता तो हम एहसान फरामोश हैं। तुम कहते हो कि अगर हम तुम्हें हिस्सा नहीं देते तो हम इंसाफ का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एहसान का मतलब यह है कि 7 ब्लड आइज पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा गुलाम बना रहे? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये युग खत्म नहीं हो जाता और प्रलय नहीं आ जाती? सर ब्लड्समेल्टर के शब्द साफ और बुलंद गूंजे, 7 ब्लड आइज के सातों पहाड़ों को हिला दिया। पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड का चेहरा गंभीर था। वो 7 ब्लड आइज के हालात से पूरी तरह वाकिफ थे, पर आखिर में मुनाफा ही तय करता है कि जिंदगी में कौन कहां खड़ा है। भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग एहसान भूल जाते हैं वो हमेशा बहाने बना लेते हैं। सर ब्लड्समेल्टर हंसे। वाह, क्या शानदार सुपरवाइजरी सेक्ट है। कितने कमाल हो तुम जो एहसान का इस्तेमाल अपनी शान और ताकत बढ़ाने के लिए करते हो। असल में तुम हो जो पानी पीते हो और भूल जाते हो कि कुआं किसने खोदा था। खैर, अगर ऐसा है तो आज से 7 ब्लड आइज खुद एक सुपरवाइजरी सेक्ट बनने जा रहा है। पेट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की आंखें बेहद तीखी हो गईं। तुम्हारा सेक्ट इस लायक नहीं है। फैसला करने से पहले देखो कि आगे क्या होता है। सर ब्लड्समेल्टर ने अपना दाहिना हाथ लहराया और आसमान की तरफ इशारा किया। सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड का दरवाजा खोलो। जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, आसमान में हवाएं चलने लगीं और जमीनों आसमान हिल गए। उसी वक्त सी स्टार आइलैंड, मेरफोक आइल्स और सी ज़ॉम्बी के किलों के परे सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड भी कांप उठा। उस एंसेस्ट्रल लैंड का आधा हिस्सा 7 ब्लड आइज को दिया गया था। वहां 7 ब्लड आइज की सेना अभी भी मौजूद थी जो अभी तक सेक्ट वापस नहीं आई थी। वहीं पर 7 ब्लड आइज ने ज़ॉम्बी पूर्वजों की मूर्तियों को लाने के लिए एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था। असल में वो 2 मूर्तियां पहले ही पोर्टल के पास लाई जा चुकी थीं और वहां शान से खड़ी थीं। अब वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। बादल ऐसे फटे जैसे किसी तदृश्य हाथ ने उन्हें चीर दिया हो।
जैसे ही टेलीपोर्टेशन की रोशनी चमकी, हर तरफ गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें उन दो मूर्तियों से नहीं आ रही थीं, बल्कि ये आसमान से आ रही थीं, क्योंकि कुछ टेलीपोर्ट होकर आ रहा था। 5 रोशनी की किरणें दिखाई दी। वो इतनी चमकदार थीं कि देखना मुश्किल था। जैसे जैसे वो पास आईं, उन्होंने सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड के सारे कल्टीवेटर्स का ध्यान खींच लिया। सब हिल गए और हर तरफ अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। और वो इसलिए क्योंकि उन रोशनी की किरणों के अंदर हैरानी की बात यह थी कि 5 अनजान ज़ॉम्बी पूर्वजों की मूर्तियां थीं। ये वो 9 मूर्तियां नहीं थीं जो ज़ॉम्बीज के पास पहले से थीं। ये अलग मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां बेहद प्राचीन लग रही थीं, जैसे उन्होंने पुराने जमाने से लेकर अब तक बहुत कुछ देखा हो। वो दरारों से भरी थीं, पर जाहिर तौर पर किसी आम पत्थर से नहीं बनी थीं, और सिर्फ ज़ॉम्बी के इलाके में ही वो चमक सकती थीं। ये ज़ॉम्बी की दिव्य मूर्तियों की एक खासियत थी। वो सिर्फ एक खास जगह पर ही ताकतवर होती हैं। जब वो 5 मूर्तियां आईं तो वो जोर से नीचे गिरीं, जिससे धरती जोर से हिली और सी ज़ॉम्बी इलाके में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अब ये साफ था कि सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड में कुल मिलाकर 14 ज़ॉम्बी पूर्वजों की मूर्तियां थीं। 7 अलग अलग जगहों पर थीं, जबकि बाकी 7 7 ब्लड आइज जाने वाले पोर्टल के पास सजाई गई थीं। जैसे ही पोर्टल गूंजा, वो 7 मूर्तियां तेज रोशनी से चमकने लगीं। फिर उनसे ताकतवर लहरें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो 7 विशाल पावर सोर्सेस हों। उसी वक्त हर मूर्ति के ऊपर 7 खूनी भंवर दिखाई दिए। वो 7 आंखें थीं। वो सब बंद थीं, पर जैसे ही वो प्रकट हुईं, समुद्र में एक भयानक सुनामी आ गई। सारे नॉन ह्यूमंस, सारे समुद्री जानवर और बाकी सब हैरानी में कांप उठे। और वो इसलिए क्योंकि ये किसी आम जादुई खजाने की ऑरा नहीं थी। ये टैबू ट्रेजर के लेवल के करीब थी। जैसे ही वो खतरनाक ऑरा तेज हुई, उन बंद आंखों के ऊपर हवा चीखी और कुछ और प्रकट हुआ। वो एक प्राचीन कांसे का आईना था, पूरा 30,000 मीटर बड़ा। वो हवा में सीधा लटका हुआ था, धीरे धीरे गोल घूम रहा था। वो उत्तर में एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर, दक्षिण में 7 ब्लड आइज, पूर्व में ज़ॉम्बी फॉरबिडन और पश्चिम में सी ऑफ एंडलेसनेस की तरफ मुंह कर सकता था। सब कुछ उसकी रेंज में था, और जहां भी वो इशारा करता, लोगों को लगता जैसे उनकी आत्मा पर हमला हुआ है, और वो डर से कांप उठते। जैसे ही उन 7 मूर्तियों की ताकत उस आईने में गई, उससे टैबू ऑरा निकलने लगी। 7 ब्लड आइज का टैबू ट्रेजर तैयार हो चुका था। यान यान की दादी के बोले हुए शब्द पूरे सेक्ट में गूंज रहे थे। सू चिंग ने कुछ नहीं कहा। कैप्टन और थर्ड ब्रदर दोनों उसे देख रहे थे। यहां तक कि सेकंड सिस्टर ने भी वॉइस मैसेजेस भेजना बंद कर दिए और उसे देखने लगी। मास्टर 7th ने मुड़कर सू चिंग को देखा। उनके चेहरे पर तारीफ के भाव थे। बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जब मैं जवान था। फिर उन्होंने अपने बाकी 3 शिष्यों को देखा। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी कि कैसे वो लगातार उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम होते जा रहे हैं। हालांकि उनकी नजर जल्द ही सेकंड सिस्टर से हट गई और मुख्य रूप से कैप्टन और थर्ड ब्रदर पर टिक गई। थर्ड ब्रदर के बारे में कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और सीधा कैप्टन को घूरा। तुम अपने जूनियर ब्रदर से कुछ सीख सकते हो। अगर मैं उसके जैसा दिखता तो मैं भी बढ़िया कर रहा होता, कैप्टन ने उदासी से कहा। जादू टोना भी छोटे आचिंग के चेहरे की नकल नहीं कर सकता। लेकिन कैप्टन से कहीं ज्यादा उदास थे पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड। सेक्ट के ऊपर हवा में लटकते हुए वो गुरु ईस्ट नेदर को घूर रहे थे। उनका चेहरा देखने लायक था। यह तो बुरा ही था कि सर ब्लड स्मेल्टर उस कमीने को बचा रहे थे जिसने उनके सेक्ट का नुकसान किया था, पर यह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था कि गुरु ईस्ट नेदर, जो हमेशा बाहरी दुनिया से दूर रहते थे और कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करते थे, वो भी यही कर रहे थे। पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने सोचा कि कैसे उनका पोता जख्मी है और शायद बचेगा भी नहीं। उन्होंने चोरी हुई लाइफ लैंप के बारे में सोचा और इस बारे में सोचा कि पिछले कुछ वक्त में सब कुछ कितना गलत हो रहा है। 7 ब्लड्स आइज अब एक सुपरवाइजरी सेक्ट बनने के लायक था और साफ तौर पर बाकी 7 टॉप सेक्ट से कमजोर नहीं था। यह सब सोचकर उनकी आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल हो गई। वो जानते थे कि वो 7 ब्लड्स आइज को कोalition में शामिल होने से नहीं रोक सकते। आखिरकार 7 सेक्ट कोalition किसी एक सेक्ट द्वारा नहीं चलाया जाता था। सेनेट में 8 लोग थे, प्रेसिडेंट और 7 पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स। हालांकि उनके हित एक जैसे थे, पर मेंबर्स के बीच आपस में टकराव भी था। 7 ब्लड्स आइज ताकतवर था और अब उनके पास एक टैबू ट्रेजर भी था। वो सिर्फ कोalition में शामिल होने के लायक ही नहीं थे, बल्कि साफ तौर पर एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड जानते थे कि सेनेट के बाकी मेंबर्स इस बदलाव को मंजूरी देंगे, बल्कि सेवन ब्लड्स आइज ने यहां तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया था उससे उन्हें यकीन था कि उन्होंने पहले ही कोalition के लोगों से संपर्क कर लिया था और उनका गुप्त समर्थन हासिल कर लिया था। दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम हमारा लाइफ लैंप वापस कर दो तो सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारे कोalition में शामिल होने का समर्थन करेगा। अगर नहीं करते तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हारे पास ताकत है सर ब्लड स्मेल्टर, तुम फैसला करो कि तुम हमारे दुश्मन हो या दोस्त। पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने हाथ उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया। आसमान में खून का समंदर गरजा और एक खूनी पेड़ का रूप लेने लगा जो पलक झपकते ही सेवन ब्लड्स आइस पर गिर सकता था। अचानक एक भारी दबाव सेवन ब्लड्स आइस पर आ गिरा। सर ब्लड स्मेल्टर एक गहरी हंसी हंसे। कितना मजेदार है सोरिंग क्लाउड, और कितना कमीनापन है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि मैं सेवन सेक्ट कोalition में शामिल होने के लिए अपने एक शिष्य के हितों की कुर्बानी दे दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी शिष्य क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ने के लिए बाद में उन्हें भी कुर्बान कर दूंगा? और सहयोगी क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं उन्हें भी कुर्बान कर सकता हूं? ऐसा करने से मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सोरिंग क्लाउड, तुम कीड़े हो, ऐसे शब्द तुम्हारे लिए भी शर्मनाक है। लगता है तुम्हें यकीन नहीं है कि मेरे पास सच में टैबू ट्रेजर है। आंखें सख्त करते हुए सर ब्लड स्मेल्टर ने अपना दाहिना हाथ आगे धकेला। जैसे ही जमीन और आसमान कांपे, सेवन सेक्ट कोalition के पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स ने ध्यान से देखा। सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड में वो विशाल कांस्य का आईना घूमता रहा जब तक कि वो सेवन ब्लड्स आइस के सामने नहीं आ गया। जैसे ही उसने पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड को पूरी तरह से लॉक कर लिया, 7 ज़ॉम्बी पूर्वज मूर्तियों के ऊपर मंडरा रही 7 नजरों में से एक अचानक खुल गई। उस खूनी लाल आंख में कोई पुतली नहीं थी। जैसे ही वो खुली, एक मनहूस हवा चलने लगी जो 9 आसमानों को जमाने के लिए काफी ठंडी लग रही थी। जैसे ही उसने सेवन ब्लड्स आइस को घेरा, आईने के अंदर पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की तस्वीर दिखाई दी। पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड का चेहरा उतर गया जैसे ही मौत के संकट का तेज एहसास उन पर छा गया। कई सालों से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं महसूस किया था। उनका मांस और खून कांप उठा, दिमाग हिल गया और उनकी जीवन शक्ति चीखने लगी। ऐसा लगा जैसे वो किसी जानलेवा शिकारी का सामना कर रहे हो जिसके हाथ में उनकी जिंदगी हो, जो आसानी से उनकी आत्मा को निकाल सकता हो। मौत को अपने करीब आते देख पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने लड़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन की ताकत छोड़ दी। उसी वक्त उस कांस्य के आईने से एक ठंडी आवाज गूंजी, कैपिटल पनिशमेंट। आईने में पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड की तस्वीर मुड़ी और बिगड़ गई। उनके चेहरे पर एक खौफनाक भाव आ गया, जैसे कि वो तस्वीर खुद एक अलग ही हस्ती हो, ना कि पैट्रियार्क खुद। एक पल बाद वो फट गई, आंख बंद हो गई। इस बीच सेवन ब्लड्स आइज में पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड के मुंह से खून का फव्वारा निकला। वो जोर से हिले और उनके चेहरे का भाव धुंध में बनी उनकी तस्वीर जैसा ही था। फिर वो खून के बादल में फट गए। कुछ दूरी पर वो फिर से बन गए। इस बार उनका चेहरा पीला था और आंखें बेजान लग रही थीं। उनके चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास का भाव था। आईने से वो ठंडी आवाज फिर गूंजी, कैपिटल पनिशमेंट फेल्ड, इनिशिएटिंग सेकंड कैपिटल पनिशमेंट। सर ब्लड स्मेल्टर गुर्राए और हमला ही करने वाले थे कि सेवन सेक्ट कोalition के बाकी 6 पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स बीच में आ गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सर ब्लड स्मेल्टर ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और चिल्लाए, टैबू एक्टिव। फौरन कांस्य के आईने के नीचे 7 ज़ॉम्बी पूर्वज मूर्तियों ने बेमिसाल ऊर्जा और खून छोड़ा, जिससे 6 आंखें जो अभी तक नहीं खुली थीं और साथ ही साथ 7वीं आंख जो अभी बंद हुई थी, वो सब खुल गईं। 7 आंखों ने 7 नजरें छोड़ी जो फॉरबिडन सी को पार करके सेवन ब्लड्स आइज में दाखिल हुईं और 7 पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स पर लॉक हो गईं। वो सब कांप उठे और उनके चेहरे उतर गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि सेवन ब्लड्स आइज का टैबू ट्रेजर उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था। ऐसा नहीं था कि हर आंख एक कैपिटल पनिशमेंट दे सकती थी। अगर किसी एक आंख का हमला फेल हो जाता तो वो तुरंत दूसरा हमला कर देती। साफ था कि हमले एक दूसरे के ऊपर बन सकते थे। दूसरे शब्दों में, अगर कोई बेहद किस्मत वाला हुआ और 7 कैपिटल पनिशमेंट से बच भी गया तो वो इतना बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा कि मौत के कगार पर होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेवन ब्लड्स आइज के टैबू ट्रेजर में इतनी ताकत थी कि कोई नहीं जानता था कि इसे कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डरावनी चीज थी क्योंकि बाकी सेक्ट्स के टैबू आइटम्स एक तय वक्त में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। हालांकि यह संभव था कि सेवन ब्लड्स आइज के टैबू ट्रेजर का भी कोई कूल डाउन पीरियड हो, लेकिन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो पक्के तौर पर नहीं जानते थे
इन सभी पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स को हालात की समझ थी, इसलिए उस पल स्पिरिट ग्लोम वैली और हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट के प्रतिनिधि बोले, हम प्रस्ताव रखते हैं कि 7 ब्लड्स आइज को कोalition में शामिल किया जाए। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका फैसला जोश में लिया गया है, पर पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड को यकीन नहीं था कि ऐसा ही है। वो उस वक्त के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने यंग आर्बाइटर सेक्ट को तबाह करने और 7 ब्लड्स आइज को डराने के लिए अपना टैबू ट्रेजर एक्टिवेट किया था। उस घटना के बीच में स्पिरिट ग्लोम वैली और हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट ने भी अपने टैबू ट्रेजर्स एक्टिवेट कर लिए थे। घटना खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि हालात के हिसाब से यह सही था, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि दोनों सेक्ट्स ने अपने टैबू ट्रेजर्स इसलिए एक्टिवेट किए थे कि अगर वो प्लान के हिसाब से ना चलें और सच में 7 ब्लड्स आइज पर हमला कर दें। ये सब शुरू से ही साथ काम कर रहे थे, पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने सोचा। उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। स्पिरिट ग्लोम वैली और हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट द्वारा उठाए गए कदम ने बाकी चारों को भी मना लिया लगता है। ये देखकर पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड का दिल गम से भर गया। वो कुछ करना चाहते थे, पर मौत के आने का एहसास उन्हें रोक रहा था। अभी इज्जत बचाना लाइफ लैम्प से ज्यादा जरूरी था। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप शेर की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल होता है। इसी वक्त आसमान से अचानक एक शांत प्राचीन आवाज आई, हम सब यहां एक ही तरफ हैं। एक मामूली गलतफहमी पर इतना हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। साथी डाविस्ट सोरिंग क्लाउड, कृपया हेडक्वार्टर्स वापस लौट जाएं और बाकी साथी डाविस्ट्स भी वैसा ही करें। साथी डाविस्ट ब्लड स्मेल्टर, हम सेनेट में आपका स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि 7 ब्लड आइज कोलिशन का हिस्सा हैं। कृपया आएं ताकि हम आपके सेक्ट को यहां लाने की बारीकियों पर चर्चा कर सकें। मैं यहां शपथ लेता हूं, पूरे रिवियर्ड एंशिएंट को गवाह मानकर, कि 7 सेक्ट कोलिशन का नाम बदलकर 8 सेक्ट कोलिशन किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं साथी डाविस्ट ब्लड स्मेल्टर? आसमान की ऊंचाई में एक चेहरा दिखाई दिया जिससे शानदार ऊर्जा निकल रही थी और जिसने वॉइड रिटर्निंग के पहले स्टेज वाले 9 पैट्रियार्क्स पर भारी दबाव डाल दिया। इसने 7 ब्लड आइज के किसी भी डिसाइपल पर असर नहीं किया। वो चेहरा एक अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर का था। वो विद्वान लगते थे और उनमें किसी तरह की बुरी ऊर्जा नहीं थी। जैसे ही उन्होंने नीचे सर ब्लड स्मेल्टर को देखा, उनके चेहरे का दूसरा थोड़ा बड़ा वर्जन दिखाई दिया और पहले वाले के ऊपर आ गया। फिर तीसरा, चौथा और 5वां चेहरा दिखाई दिया। और भी चेहरे आते गए जब तक कि उन्हें गिनना नामुमकिन न हो गया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने साउथ फोनिक्स कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरे आसमान को भर दिया हो। स्वागत है प्रेसिडेंट, स्वागत है प्रेसिडेंट। 7 सेक्ट कोएलिशन के सारे पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स ने अदब से हाथ जोड़ते हुए गंभीरता से कहा। शूचिंग अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कैप्टन उसके बगल में खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थी। आगे खड़े मास्टर 7 ने ऊपर देखा और बड़बड़ाए, ये वॉइड रिटर्निंग का दूसरा स्टेज है। ट्रांसफॉर्म 10,000 वेरासिटीज। शूचिंग ने आसमान में देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में ताकतवर बनने की प्यास चल रही थी। इस बीच सर ब्लड स्मेल्टर ने गहरी सांस ली और अपनी सहमति दिखाने के लिए अदब से हाथ जोड़े। एक पल बाद आसमान में वो चेहरे गायब हो गए। बेहद परेशान दिखते हुए पैट्रियार्क सोरिंग क्लाउड ने अपनी आस्तीन झटकी, अपने सेक्ट के सारे कांपते हुए डिसाइपल्स को उठाया और फिर एक चमकदार रोशनी बनकर दूर चले गए। दूसरे सेक्ट्स के पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स ने सर ब्लड स्मेल्टर और गुरु ईस्ट नेदर को हाथ जोड़ा और फिर उनमें से कुछ चले गए। उनमें से एक, डार्क सेरेनिटी सेक्ट की महिला, जिनका चेहरा साफ देखना नामुमकिन था, हल्का सा मुस्कुराई जब उन्होंने नीचे 7th पीक की चोटी पर देखा। फिर वो चली गई। स्पिरिट ग्लोम वैली और हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट के मैट्रियार्क और पैट्रियार्क ने ना जाने का फैसला किया। वो नाजुक और कोमल थीं। वो तगड़े और बड़ी दाढ़ी वाले थे। चाहे दिखने में हो या ऑरा में, दोनों ही आम से कहीं बढ़कर थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो मुस्कुराते हुए सर ब्लड स्मेल्टर और गुरु ईस्ट नेदर को देख रहे थे। जाहिर था वो सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अब जब सब कुछ हो गया था तो उनमें से किसी को भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। हम कोalition में तुम्हारा इंतजार करेंगे। कोalition में स्वागत है ब्लड स्मेल्टर, पुराने दोस्त। सर ब्लड स्मेल्टर खुलकर हंसे और गुरु ईस्ट नेदर ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ देर पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद कोalition के प्रतिनिधियों ने अलविदा कहा और वापस मेनलैंड की तरफ चल दिए। बाहरी लोग जा चुके थे। मास्टर 7 ने नया शिष्य बना लिया था और अब सर ब्लड स्मेल्टर ने सब कुछ जो हुआ उसका नतीजा सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया। 7 ब्लड आइज को 7 सेक्ट कोalition में शामिल होना था,
जो अब 8 सेक्ट कोलिशन बनने वाला था। वो कुछ ही दिनों में मेनलैंड पर चले जाएंगे। 7 ब्लड आइज के सारे डिसाइपल्स जोश से भर गए और वो जोश अगले 7 या 8 दिनों तक बना रहा। पूरा सेक्ट खुशी से झूम रहा था और हर कोई आने वाले कल की बातें कर रहा था। रही बात शूचिंग की, तो चीजें जल्द ही शांत हो गईं। हालांकि वो अब 7th पीक का 4th हाइनेस था, पर उसे अभी भी अपने दूसरे लाइफ लैम्प के साथ तालमेल बिठाने का काम करना था। सेक्ट ने आधिकारिक रूप से उससे दूसरे लैम्प के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ और दिन बीत गए और फिर एक और ऐलान हुआ। 3 दिन में सर ब्लड स्मेल्टर और मास्टर 7th की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड में 7 सेक्ट कोलिशन जाएगा। वहां पर वो आने वाले माइग्रेशन की बारीकियों पर बातचीत करेंगे। पूरे सेक्ट को दूसरी जगह ले जाना कोई छोटी बात नहीं थी और इसके लिए दोनों तरफ से काफी लेन देन की जरूरत थी। हालांकि शू चिंग असली बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा, पर वो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होगा। उसके साथ कैप्टन और 3rd ब्रदर भी जा रहे थे। दूसरी माउंटेन पीक्स के हाइनेसेस भी थे। 7 सेक्ट कोलिशन घमंडी और रौबदार बनकर पेश नहीं आने वाला था। वो 7 ब्लड आइज को बराबरी का दर्जा देंगे और उनका स्वागत करने के लिए सारे तयशुदा रस्मो रिवाज निभाएंगे। पिछले कुछ सालों में शू चिंग ने बहुत ज्यादा सपने नहीं देखे थे, पर जाने से एक दिन पहले उसने सपना देखा कि वो एक बच्चा है अपने माँ और बाप के साथ उस शहर में जहां वो पैदा हुआ था। उस वक्त वो सड़क का भिखारी नहीं था। उस वक्त उसका एक खुशहाल परिवार था। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि दुनिया सच में कितनी बुरी है। सपने में उसके माँ बाप के चेहरे धुंधले थे। उसने याद करने की बहुत कोशिश की कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन उसके चेहरे वक्त में खो से गए थे। इसका उसकी कल्टीवेशन बेस से कोई लेना देना नहीं था। जिंदगी ऐसे ही काम करती थी। लेकिन उसके बड़े भाई का चेहरा बिल्कुल साफ था। उसका एक भाई था। सपने में उसकी और उसके भाई की खूब बनती थी। वो साथ में बड़े हुए, मिट्टी में खेले, हंसते खिलखिलाते, साथ स्कूल गए और बत्तियां बुझने के बाद एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें की। हालांकि सपने में अचानक उसके भाई का चेहरा बेहद खौफनाक तरीके से फट गया और नीचे से एक दूसरा चेहरा निकला। वो एक ठंडा चेहरा था जिसकी आंखों में शैतानियत और बुराई थी। तो दोस्तों, इसी दर्दनाक और रहस्यमय सपने के साथ हमारा ये सफर यानी वॉल्यूम 3 यहां पूरा होता है। हमारे MC शू चिंग ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है। उसने मौत को हर मोड़ पर मात दी है, लेकिन अब साउथ फीनिक्स का ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो रहा है और खुलने वाला है एक नया विशाल दरवाजा, रेवर्ड एंशिएंट मेनलैंड। वहां सिर्फ नई ताकतें और नए दुश्मन ही नहीं, बल्कि शू चिंग के अतीत के वो काले साए भी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके भाई का वो बदलता हुआ चेहरा आखिर किस बात का इशारा था? क्या वो सिर्फ एक सपना था या आने वाले तूफान की चेतावनी? अब शू चिंग एक छोटे तालाब की मछली नहीं रहा। वो समुद्र में उतरने जा रहा है, जहां बड़ी बड़ी शार्क्स उसका शिकार करने के लिए तैयार बैठी हैं। क्या आप वॉल्यूम 4 के लिए तैयार हैं, जहां 8 सेक्ट कोलिशन की पॉलिटिक्स और भी खतरनाक होगी और शू चिंग को अपनी पहचान बनाने के लिए खून की नई नदियां पार करनी होंगी? अगर इस सिनेमैटिक नैरेशन ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि यह सफर ऐसे ही चलता रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं आपको क्या लगता है कि शू चिंग के भाई के उस बदलते चेहरे का राज क्या हो सकता है। अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि शू चिंग का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मिलते हैं वॉल्यूम 4 की शुरुआत में। तब तक के लिए सावधान रहें।